नमस्कार दोस्तों। चौधरी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले हम दो चीजें देखेंगे कि एक तो जलवायु क्या होता है और एक मौसम क्या होता है। एक जलवायु और एक मौसम, ये दो चीजें देखेंगे। अगर लंबे समय तक परिवर्तन की बात करें, लंबे समय परिवर्तन की बात करें तो वो जलवायु होगी। और एक अल्प यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड में परिवर्तन की बात करें तो वो हमारा मौसम होता है। अब परिवर्तन किस में? तो दोनों में एक ही चीज आएगी। परिवर्तन टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता में, और वर्षा यानी कि रेनफॉल में। इनका जो दीर्घकालिक परिवर्तन है वो जलवायु है, और अल्पकालीन समय में जो परिवर्तन होता है वो मौसम होता है। अब हमारा जो ये मौसम है, ये अरबी भाषा के एक शब्द मौसीम से बना है। ठीक है। और इस मौसीम का अर्थ होता है हवाओं में उत्क्रमण। हवाओं में उत्क्रमण यानी कि समय के साथ या ऋतु परिवर्तन, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती है समय के साथ, वैसे वैसे हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक है। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि एक चीज हमें देखनी है। जलवायु में हवाओं की दिशा बदलेगी। अब हवाओं की दिशा कैसे बदलेगी? हवाओं की दिशा बदलेगी, जो इनके बदलने का जो कारण है वो है वायु दाब, जिसको बोलते हैं एयर प्रेशर। यानी कि वायु हमेशा उच्च वायु दाब से, हाई एपी से लो एपी चलेगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। और वायु दाब और तापमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि तापमान ज्यादा है तो वायु दाब कम होगा, तापमान कम है तो वायु दाब ज्यादा। ये इतने पॉइंट हमें ध्यान में रखने। अब हम एक चीज देखते हैं। क्या? वायु दाब यानी कि हवाओं की दिशा के बदलने के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए थे। कौन कौन से सिद्धांत? सिद्धांत देखते हैं ना। यानी कि मौसम परिवर्तन और ये जो वायु दाब है, इनमें कैसे किस हिसाब से मौसम बदलता है, तो जलवायु से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए थे। इस सिद्धांत में हम देखते हैं कौन कौन से हमारे। एक आता है हमारा तापीय सिद्धांत, थर्मल थ्योरी, जो हेनरी महोदय ने दी थी। दूसरी आती है हमारी गतिक यानी डायनेमिक थ्योरी, जो फ्लोन ने दी थी। और तीसरी हमारी आएगी जेट स्ट्रीम। और चौथी आएगी हमारी एल नीनो। ठीक है। ठीक है। तो ये है हमारी जो तापमान वाली जो है, इसको बोलते हैं हम चिरसम्मत या परंपरागत, यानी कि क्लासिकल थ्योरी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? चिरसम्मत सिद्धांत यानी कि हमारी क्लासिकल थ्योरी।
जो टेम्परेचर यानी कि तापमान पर आधारित है और किसने दी थी? हेनरी महोदय ने दी थी। इसमें क्या चीज होता है कि ये पृथ्वी है और ये यहाँ समुंदर है। दिन के समय की हम बात करते हैं, दिन के समय की जब हम बात करते हैं तो ये सूर्य है। दिन के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पे अभी आएगी और समुंदर पे भी पहुंचेगी। तो इसमें क्या होता है, दिन के समय जो जल है यानी जो पानी है ये धीरे गर्म होगा। धीरे गर्म होगा, पानी का क्या है कि धीरे ही गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंडा होगा। और यहाँ पृथ्वी के ऊपर क्या है, हमारी जो मिट्टी है ये जल्दी गर्म होगी। ये जल्दी जल्दी गर्म होगी तो पृथ्वी पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो वायु दाब, एयर प्रेशर घट जाएगा। उसके बजाय समुद्र जो है वो धीरे गर्म होगा, यानी कि यहाँ क्या होगा, पृथ्वी की बजाय ठंडक। ठंडक है तो इसका मतलब टेम्परेचर कम होगा और एयर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हमने एक चीज देखा था कि हवा हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर चलेगी। तो दिन के समय क्या होता है, समुद्र में एयर प्रेशर ज्यादा है, पृथ्वी के ऊपर एयर प्रेशर कम है, तो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। तो जब ये समुद्र से आ रही है और स्थल की ओर जा रही है तो इसको बोलते हैं जल समीर। ठीक है। इसी तरह से दूसरा हम देखेंगे, नाइट में क्या होगा। नाइट में ये पृथ्वी है, ये वही समुद्र यानी कि जल है। रात में क्या होगा, सूरज है नहीं तो ये अपनी हीट रिलीज करेंगे। पानी धीरे गर्म हुआ तो ठंडा भी क्या होगा, धीरे। पृथ्वी जल्दी गर्म हुई तो ठंडी भी क्या होगी, जल्दी। यानी कि ये टेम्परेचर जल्दी जल्दी लॉस करेगी। ठीक है। तो यहां क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर घट जाएगा जल्दी। उसकी बजाय जल का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर प्रेशर कम होगा, यहाँ टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अब रात में क्या होगी, हमारी ये पवनें चलेगी पृथ्वी से जल की ओर। तो पृथ्वी से आ रही है जल की ओर तो उनको बोलते हैं स्थल समीर। ठीक है। ठीक है। तो पहले हमने देखा था जो जल समीर चली थी, वो जल समीर जब समुंदर से पृथ्वी की ओर जाएगी तो अपने साथ आर्द्रता लेके जाएगी और यहाँ क्या करेगी, वर्षा होगी। परंतु ये जब स्थल से आ रही है तो यहाँ इतनी कोई आर्द्रता है नहीं तो वर्षा नहीं होगी या कम के बराबर। एक और देखते हैं इसी तरह से, उपमहाद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत में ग्रीष्म और शीत ऋतु की बात करते हैं। ग्रीष्म की बात करेंगे तो ग्रीष्म में ये पृथ्वी है, ये पानी है। टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर कम, एयर प्रेशर कम, एयर प्रेशर ज्यादा। हवाएं कहाँ चली, ये लो क्या आ गई, जल समीर। है ना, कहाँ से उठाएगी, हिंद महासागर से। ठीक है। इसी तरह से शीत ऋतु में बात करेंगे तो वही, टेम्परेचर कम, एयर प्रेशर ज्यादा। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, एयर प्रेशर कम। तो अब क्या आएगी, स्थल से जल की ओर चलेगी तो उनको बोलेंगे स्थल समीर। नहीं के बराबर आर्द्रता होगी तो वर्षा बहुत कम होगी। वर्षा कौन सी से होगी, जो इधर बंगाल की खाड़ी से होकर जो आ रही है, सिर्फ वही भाग यहाँ वर्षा करेगा। ठीक है। तो इस परंपरागत सिद्धांत में कमी क्या थी,
इस परंपरागत सिद्धांत में कमी थी। अब क्लासिकल थ्योरी की कमी की बात करते हैं कि क्यों हमें मॉडर्न थ्योरी में जाना पड़ा था। तो क्लासिकल थ्योरी की कमी की बात यह थी कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती। इस सिद्धांत में एक कमी थी। ये कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती ना, ये चीज नहीं समझा पाए। तो इसको दूर करने के लिए फिर हमारी आई थी मॉडर्न थ्योरी। और मॉडर्न थ्योरी जो थी वो ITCZ, जिसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल इंटर ट्रॉपिकल, IT है ना, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बनता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, ठीक है। अब हम डायनेमिक, ये जो ITCZ हमारे ये आएगा गतिक सिद्धांत में, जिसको बोलते हैं डायनेमिक थ्योरी। अब हम बात करेंगे डायनेमिक थ्योरी की, जो दी थी फ्लोन महोदय ने, और वो ITCZ के ऊपर आधारित है। ये ITCZ है क्या? ठीक है, ये ITCZ है क्या वो देखते हैं। ITCZ की अगर हम बात करते हैं तो इस ITCZ का जो संबंध है वो वायुदाब पेटियों के विस्थापन से, इसे है वायुदाब पेटियों के विस्थापन से। देखिए कैसे ITCZ हमेशा वहां बनेगा जहां सूर्य किरणें लंबवत होगी। ठीक है, और जहां सूर्य किरणें लंबवत होगी, डायरेक्ट पड़ेगी, वहां क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ा तो एयर प्रेशर घटेगा। यानी कि एयर प्रेशर कम हुआ तो हाई एयर प्रेशर से यहां एयर आएगी। तो इसका मतलब जहां ITCZ बनेगा वो हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, ठीक है जी, इस चीज को समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, सबसे पहले जब सूर्य यहां होगा, कहा विषुवत रेखा पर, तो ITCZ यहां बन जाएगा। जब ITCZ यहां बनेगा तो यहां टेम्परेचर क्या हुआ? ज्यादा, और एयर प्रेशर क्या होगा? कम। इसके बजाय जब सूर्य यहाँ है तो यहाँ इसकी किरणें तिरछी जाएगी, यहाँ सीधी जा रही है, नीचे भी तिरछी जाएगी, तो यहाँ क्या होगा? टेम्परेचर इसकी बजाय कम होगा तो एयर प्रेशर ज्यादा। ऐसे ही नीचे होगा, यहाँ की बजाय टेम्परेचर कम, एयर प्रेशर ज्यादा। तो ये क्या करेंगे? यहाँ से एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, यानी कि विषुवत रेखा की ओर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ होती है 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में हमारी, 30 से 35 के बीच में हमारी होती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ऐसे ही यहां नीचे होगी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, चलिए, यानी कि इससे ये चीज समझ में आ गई कि ITCZ का डायरेक्ट संबंध है, ITCZ का डायरेक्ट संबंध है सूर्य से, यानी कि टेम्परेचर से। जहां ITCZ होगा वहां टेम्परेचर
हाई एयर प्रेशर लो होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा भारत के डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये हमारे एक रफली डायग्राम बना लेते हैं भारत का। ठीक है जी ना। जब 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा स्टार्ट होता है, तो ये कुछ 0 डिग्री यहाँ होगी। तो अब ITC-Z जब 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर है, तो हवाएं यूं चलेगी, यानी कि स्थल समीर चलेगी। ये स्थल समीर क्या करती है, कहाँ से आ रही है ये इसका पूर्व है, ये उत्तर है। तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चल रही है। उत्तर पूर्व से ये भाग कौन सा है, ये भाग दक्षिण है, ये भाग पश्चिम है। तो ये दक्षिण पश्चिम चल रही है। तो इससे वर्षा नहीं या ना के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जो भी वर्षा होगी, जो इधर बंगाल की खाड़ी से जो निकल के आ रही है, वही सिर्फ आर्द्रता लेके आएगी और वही वर्षा करती है। और वो कहाँ वर्षा करेगी, यहाँ तमिलनाडु के अंदर कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट के ऊपर वर्षा करेगी। ठीक है जी। उसके अलावा बाकी जो हवा है वो शुष्क आ रही है, उसमें आर्द्रता है नहीं, तो बारिश नहीं होगी। ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं हम कौन सी, व्यापारिक पवने, उत्तरी व्यापारिक पवने, है ना। ना? तो जो ये उत्तर पूर्व वाला मानसून है, इसको हम बोलेंगे लौटता मानसून। इसी तरह से अब दूसरी देखिए, भारत को अब यूं डायग्राम में यूं मान, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, और भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। जब हमारा ITC-Z कहाँ स्थापित होगा, उत्तरी गोलार्ध में, तो किसके ऊपर आ जाएगा, भारत के ऊपर बन जाएगा ITC-Z। तो ITC-Z उत्तरी गोलार्ध में स्थापित होते ही ITC-Z आ गया भारत पे। जब ITC-Z भारत पे आ गया, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो एयर प्रेशर घटा। उसकी बजाय जो यहाँ हिंद महासागर की बात करते हैं, यहाँ टेम्परेचर कम है और एयर प्रेशर ज्यादा है। तो यहां से अब पवनें चलेगी यूं, जल समीर चलेगी भारत की ओर। तो इनकी दिशा देखो, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये दक्षिण, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो ये यूं जा रही है। तो दक्षिण पश्चिम से ये दिशा कौन सी हुई, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये मानसून की दिशा है। और इसी से मैक्सिमम वर्षा होती है। ठीक है। और ये कौन सा है, जो ये दक्षिण पश्चिम है, ये विषुवतीय पछुआ का विस्तार है। तो इसी से हमारे बारिश होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व भी बना दिया और दक्षिण पश्चिम। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि ITC-Z का जो विस्थापन है, ITC-Z का जो विस्थापन है, कि उसकी स्थिति क्या होगी, वही तय करेगी कि वर्षा होगी या नहीं होगी, और हवाएं कौन सी दिशा में चलेगी। यानी कि, और ये ITC-Z ही सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन को बताता है कि सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है। ठीक है। पर जो हमारे एक अनिश्चित मानसून आता है, कि कई बार मानसून पहले आ जाता है, तो उस अनिश्चितता, अनिश्चित मानसून के आने को ये सिद्धांत नहीं समझा पाया। ये इस सिद्धांत की कमी थी। ठीक है जी। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत के मानसून पर जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले जेट स्ट्रीम या जेट धारा क्या है। ये जेट धारा हमेशा पश्चिम से पूर्व चलेगी, पहली बात। दूसरी, विसर्पाकार चलेगी, यू। तीसरी बात, ये ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट बात है।
जब ये तीनों होंगे तभी वो जेट स्ट्रीम होगी। ठीक है, देखिए, तो जो भारतीय मानसून पर जो वैज्ञानिकों ने प्रभाव बताया था, वो बताया था उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का। कैसे? कि जब बात करते हैं शीतकाल की, शीतकाल की जब बात करते हैं, तो जो उपोषण पछुआ जेट स्ट्रीम है, तिब्बत के पठार, है ना, और जो हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है यूं इस जगह, तो जो हिमालय है और जो तिब्बत का पठार है, वो क्या करता है, इस विषुवतीय उपोषण पछुआ जो जेट स्ट्रीम है, इसको दो भागों में बांट देगा। यहां से ये आ रही थी, इसकी दो शाखाएं बांट देगी। दो शाखाओं में से जो ये ऊपर वाली शाखा है, ये शाखा तो तिब्बत के उत्तर से निकलेगी, और ये नीचे वाली शाखा है, ये हिमालय के दक्षिण से निकलती है। नीचे दक्षिणी हुआ और उत्तरी हुआ। ठीक है, जो हिमालय के दक्षिण में निकलती है, ये उत्तर के विशाल मैदान से निकलेगी। जो हिमालय अपने काम की, तो ये हिमालय के दक्षिण वाली है, तो ये उत्तर के विशाल मैदान से निकलेगी। जब ये उत्तर के विशाल मैदान के ऊपर से जाएगी, तो हवा ज्यादा हुई, उत्तर के विशाल मैदान में एयर ज्यादा, एयर ज्यादा, तो इससे क्या होगा, एयर प्रेशर ज्यादा, और जब एयर प्रेशर ज्यादा है ना, जब एयर प्रेशर, यहाँ एयर प्रेशर इसने ज्यादा बना दिया इस जगह, तो यहाँ क्या है, एयर प्रेशर कम, तो ये हवाएं क्या चलेगी, यूं चलने लग जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, लौटता मानसून। ये लौटता मानसून है, और इस लौटते मानसून में जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होगी, वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करवा देगी, है ना? तो यही विशाल मैदान उच्च वायुदेव निर्मित हुआ, और लौटते हुए मानसून की दिशाएं इसने निर्मित कर दी। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, और ये जो लौटता मानसून है ना, यही जो हमारे भूमध्य सागर में, जो भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात बनते हैं, उनको क्या करता है, भारत तक लाता है, भारत तक लाता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अब जब बात आई ग्रीष्म ऋतु की, जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो वाष्पन हुआ, वाष्पन हुआ तो जो हमारी पछुआ जेट थी, जो हिमालय के दक्षिण से होते हुए भारत के उत्तर मैदान में थी, तो वो वहां से हट जाएगी। वो वहां से हटेगी तो वहां एयर प्रेशर क्या हुआ, कम, एयर प्रेशर कम हुआ तो ये क्या होगी, यहां से जल से भारत के ऊपर मानसून को, हवाओं को अपनी तरफ लाएगी, तो ये क्या आ गया, मानसून। जो मानसून आता है वही तो आ गया। ठीक है, और ये कौन सा हुआ फिर, ये दक्षिण पश्चिम मानसून लाता है। तो इससे मोटा मोटा क्या समझ में आया, कि जब जेट स्ट्रीम उत्तर के विशाल मैदान से हटेगी, उत्तर के विशाल मैदान से हटी, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आया। अगर जेट स्ट्रीम उत्तर के विशाल मैदान पर बनी रही, उत्तर के विशाल मैदान पर उपस्थित है, तो ये लौटता मानसून होगा। और लौटता मानसून क्या करेगा, ये पश्चिमी विक्षोभ लाएगा, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ला रहा है, कहां से, भूमध्य सागर से। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, वो ही पश्चिमी विक्षोभ का रूप लेते हैं। ठीक है, पूर्वा जेट स्ट्रीम के प्रभाव की भी इसी के ऊपर व्याख्या की गई थी, है ना? तो इसमें क्या होगा, वही है, जब जेट स्ट्रीम वो हटी हटी, तो ये दक्षिण वाली हवाएं क्या होंगी, ये प्रबल हो जाएगी, तो दक्षिण व्यापारिक पवनें प्रबल हुई, तो दक्षिण पश्चिम मानसून ले आए। ठीक है, इसी तरह से आईटीसी जेड बता दिया था,
अब एक चीज है, देखिए क्या, यहाँ है 1 दिसंबर, यहाँ है 15 मार्च, यहाँ है 30 मई, और यहाँ आता है हमारा 15 सितंबर। देखिए ये है शीत ऋतु। 15 मार्च से 30 मई तक शुष्क ग्रीष्म काल, या इसको बोल सकते हैं मानसून पूर्व वर्षा। 30 मई से 15 सितंबर ये दक्षिण पश्चिम मानसून का काल है, जो वर्षा करवाता है। 15 सितंबर से 1 दिसंबर ये लौटता मानसून। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं लौटते मानसून को शरदकालीन वर्षा, शरदकालीन मानसून ये है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी ये मानसून पूर्व वर्षा है, जो हमारी ये मानसून पूर्व वर्षा, जिसको हमने बताया था 15 मार्च से 30 मई के बीच, कई जगह पर इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे इसको आम्र वर्षा कहाँ कहेंगे, जो आम की फसल के लिए होगी, कर्नाटक केरल में। इसी तरह से चेरी ब्लॉसम, ये इसको बोलेंगे कर्नाटक केरल में। कॉफी का फायदा करती है ये। फिर आती है हमारी काल वैसाखी, या जिसको बोलते हैं नार्वेस्टर, छोटा, नागपुर पठार पर वर्षा, झारखंड, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। एक होती है बारदोली, छोड़ा, ये असम में, असम के अंदर जो ये काल वैसाखी होती है उसको बारदोली छड़ा बोलते हैं, जो चाय चावल के लिए फायदेमंद है। ये दोनों ही चाय और चावल के लिए फायदेमंद है ना। और राजस्थान में जो ये पूर्व मानसून वर्षा है, इसको बोलते हैं दोगड़ा। क्या बोलते हैं? दोगड़ा बोलते हैं। इसी तरह से जो वर्षा सर्दियों में होती है उसको बोलते हैं मावठ, भूमध्य सागरीय पवने या पश्चिमी विक्षोभ। और मावठ रबी की फसल के लिए अमृत है, और ये जो मावठ है ये रबी की फसल के लिए अमृत है। ठीक है, इसके बाद में कल हम देखेंगे मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, एल नीनो क्या करेगी। तो जो पार्ट बच गया उसको कल देखते हैं। धन्यवाद।